हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग करनी वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने पहला चैप्टर जो पढ़ाया था वह घातांक एवं घात का चैप्टर, उसके हमने 7 पार्ट बनाए हैं। आप सब लोग उन 7 पार्ट को अच्छे से देख लें, उसमें लिखे गए क्वेश्चन को आप अपने से एक बार लगा लें और तब फिर करने की इस चैप्टर की शुरुआत करें। तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, आपको करने के भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। करने से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में जरूर आपको बताएंगे। किसी भी परीक्षा में, चाहे एसएससी का हो, बैंक हो, रेलवे का हो या पॉलिटेक्निक का हो, आईआईटी का हो या ऐसे जैसे तमाम परीक्षाएं, उनमें जो करने के क्वेश्चन पूछते हैं, मैं सभी प्रश्नों का समावेश इस चैप्टर में डालूंगा। तो करनी क्या होता है, आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे और करने की परिभाषा समझेंगे, उसके नियम जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि करनी किसे कहते हैं। यहां लिखा है करनी। करनी को अंग्रेजी में शर्ट्स कहा जाता है। यहां लिखा है, देखिए शर्ट्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में आप 3 बातें लिखी गई हैं। मैं बड़े ध्यान से आपको ये सारी बातें समझाऊंगा, आप सुने और समझें। डेफिनेशन समझेंगे तो क्वेश्चन आपको करने में हेल्प मिलेगी। तो ध्यान दें, लिखा है इस तरह से कोई चीज रहे और यहाँ पर कुछ नंबर लिखा रहे और यहाँ पर कुछ लिखा रहे, तो यह जो है एक करनी है। इस तरह की कोई चीज एक करनी है कब, जब फर्स्ट नंबर इसमें लिखा यक्ष एक क्या हो, परिमेय संख्या। मतलब इस तरह से लिखा कोई चीज एक करनी होता है कब, जब उसके अंदर यहां जो लिखा है x, वह क्या हो, एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो। p बटा q के रूप में कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, जैसे 5 बटा 2 लिखा हो। देखिए आप p की जगह क्या लिखा गया 5 और q की जगह क्या लिखा गया 2। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लिखा हो आपका 15 बटा 2, जैसे लिखा हो आपका 13 बटा 4। इस तरह से p बटा q के रूप में कोई संख्या लिखी है, मतलब इस तरह से लिखा है तो p बटा q माना जाता है। और इस तरह से कोई संख्या लिखी गई है तो वही परिमेय संख्या होती है। और अगर यक्ष एक परिमेय संख्या है, मतलब यक्ष या तो 5/2 है, या तो 15/2 है, या तो 13/4 है, या इससे ऐसी है और कोई संख्या है, तब आप मानकर चले कि यह क्या होगा, करनी होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी लिखा है यक्ष एक धन पूर्णांक हो। मतलब अगर परिमेय ना रहे तो यहाँ एक धन पूर्णांक होना चाहिए। जैसे धन पूर्णांक में आप 5 ले सकते हो, आप 15 ले सकते हो, आप 29 ले सकते हो, लेकिन आप -3 या फिर -5 या फिर -15 या फिर -14 या नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए बात क्या लिखी गई है, यक्ष एक धन पूर्णांक हो, मतलब यहाँ x की वैल्यू धन वाला हो। धन वाला यह है, यह है, यह है, तो ये सब हो सकते हैं। या वो सभी संख्या जो धन में होती है वो सब धन पूर्णांक कहलाती है। वो अगर यहाँ पर लिखा गया है तो ये करनी होगा। अदरवाइज ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तब इस तरह से कोई चीज अगर दिखाया जा रहा है तो वह करनी नहीं होगा। एक और बात इसमें आती है, वो क्या है, तीसरी बात है कि पूरा सिस्टम जो है वह एक अपरिमेय संख्या हो।
अपरिमेय संख्या का मतलब उसकी वैल्यू प्राप्त करना एक प्रकार से असंभव हो, या फिर आप ये कहिए कि उसे परिमेय संख्या के रूप में ना लिखा जा सके, मतलब p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, तो वह अगर ये पूरा चीज ही एक अपरिमेय संख्या है तब भी हम इसे क्या कहेंगे, करणीय कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, जब हम संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसे अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से लिखा कोई चीज एक करणीय होता है कब, जब इसके अंदर x एक परिमेय संख्या हो, मैंने यहां पर भी समझाया, x एक धन पूर्णांक हो, ये भी मैंने समझाया, या ये पूरा चीज ही एक अपरिमेय संख्या हो। इन तीनों बातों को समावेशित करके उसका निचोड़ यहां पर लिख दिया गया है। क्या लिखा गया है, जब इस तरह से लिखा कोई चीज, इस संरचना मतलब ये जो बना है, इस संरचना में nth रूट संभव ना हो, नहीं हो, तब इसे करणीय कहते हैं। nth रूट संभव ना होने का मतलब क्या है, आइए इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए n की जगह हम 3 रखते हैं और यहां हमने क्या रख दिया, 27 रख दिया। अब जरा ध्यान दें, n की जगह हमने 3 रखा और 27 को लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3। ध्यान दीजिए, जो यहां पर है, अगर कोई संख्या उतनी ही बार यहां गुणा में आ जाए तो वह उस करणीय से बाहर आ जाएगी। अर्थात इस वाली संरचना में हम इसका nth रूट निकाल लिए। यहाँ nth क्या था, 3 था, तो हम 3th रूट यहाँ पर मतलब कि 3rd रूट यहाँ पर निकाल लियो, कितना आया, 3 आया। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता, यहाँ मान लीजिए 3 रखते हैं और यहाँ 64, तो हम उसको क्या लिखते हैं, 4 गुणित 4 गुणित 4। तो यहाँ पे 1 2 3 जो यहाँ पर है वो कितनी बार किसी संख्या का गुणा है, अर्थात ये 4 यहाँ पर मतलब बाहर हो जाएगा। इसमें भी हमने 3rd रूट निकाल लिया, ठीक है, इसका मतलब इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, तो यह करणीय नहीं है। क्या यहाँ लिखा है कि जिसका nth रूट ना निकले, n की जगह 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, हमने 3 ही रखकर एग्जांपल आपको दिखाया, तो जिसका nth रूट संभव ना हो वही करणीय होता है। तो आप कहेंगे कि हमने तो वह दिखा दिया जिसमें nth रूट निकल गया, हम वैसा एग्जांपल दे ही नहीं रहे जिसमें nth रूट ना निकले। तो एक ऐसा एग्जांपल भी आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहां पर ये लिखा है, ठीक है, और इसमें हमने 8 लिख दिया। यहां ये लिखा है, 8 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2। देखिए यहां 4 लिखा है तो 2 गुणा में कितनी बार आना चाहिए था, 4 बार, लेकिन है कितनी बार, 3 बार, अर्थात 2 बाहर नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर 2 बाहर नहीं निकलेगा मतलब इस संरचना में 4th रूट नहीं प्राप्त किया जा सकता है, 4th रूट नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो जिसमें नहीं प्राप्त किया जा सकता है वही करणीय होता है। मैं फिर से एक बार पूरी बात बता रहा हूं कि इस तरह से लिखा कोई चीज करणीय होता है कब, जब x एक परिमेय संख्या हो, x एक धन पूर्णांक हो, या फिर ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो। अर्थात इन सभी चीजों का मतलब जब इस तरह की संरचना में nth रूट संभव नहीं हो तब उसे क्या करते हैं, करणीय कहते हैं। तो यह बात आप ध्यान रखें। चलिए थोड़ी सी बात यहाँ पर और लिखी है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से कोई चीज लिखा है तो इसमें जो है यन क्या बोला जाता है, यन बोला जाता है करणीय की घात। x क्या बोला जाता है, करणीगत या फिर करणीगत राशि, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां हमने ये लिखा, ठीक है, यहां हमने ये लिखा, यहां हमने ये लिखा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसमें करणीय की घात कितनी है, 2, करणीगत राशि कितना है, 26। इसमें करणीय की घात कितना है, 3, करणीगत राशि कितना है, 72। इसमें करणीय की घात क्या है, 4, और करणीगत राशि कितनी है, 84। तो यह था
करनी की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड बातें। ठीक है, आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। अभी मैंने इतना समझा दिया है, इससे थोड़ा अटपटा लग रहा है। आप अगर वीडियो को शुरू से देखेंगे तो ये पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है, वहां पर रोक कर ये सारी डेफिनेशन लिख लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स हैव 2 मिनट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, करणियों के विभिन्न रूप। से हाँ, यह भी आप जाने, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। करणियों के विभिन्न रूप, हमने यहां पर लिखा है करणी का नाम, हमने यहां लिखा है करणी का संकेत, और हमने यहां लिखा है करणी की घात। करणी का नाम जो है उसके नीचे हमने यहां पर पहली बार लिखा वर्गमूल, फिर लिखा हमने घनमूल, फिर हमने लिखा चतुर्थमूल, फिर हमने लिखा पंचमूल, फिर हमने लिखा षष्ठमूल, और फिर डॉट 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 यनवा मूल। मतलब ऐसे सप्तम मूल आएगा, अष्टम मूल आएगा, इस प्रकार से अष्टम मूल आएगा, इस प्रकार से आगे यन का मान अगर आप 9 रखेंगे तो 9वां मूल हो जाएगा, 10 रखेंगे तो 10वां मूल हो जाएगा, 11 रखेंगे 11वां मूल हो जाएगा, 1000 रखेंगे 1000वां मूल हो जाएगा, लाख रखेंगे लाखवां मूल हो जाएगा, यानी कि जगह कोई भी नंबर रखेंगे वह मूल हो जाएगा। चलिए, तो ये तो पता चल गया कि ये करणी के नाम है। अगर करणी का नाम वर्गमूल है तो करणी का संकेत क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। तो वर्गमूल में करणी का संकेत रहेगा, ये करणी आप बना देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हैं। मतलब केवल करणी बनी रहेगी तो यह संकेत होता है वर्गमूल निकालने का, या फिर करणी बना है और उसमें यहाँ 2 लिखा रहे, मतलब करणी की घात 2 लगी रहे, तो यह भी संकेत होता है वर्गमूल निकालने का। अब आपसे पूछा जाए करणी की घात कितनी है, तो हम जरूर बता देंगे कि करणी की घात कितना है 2, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने बात समझ लिया है। घनमूल में क्या होगा, इस तरह से करणी बनाइए और यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ जो लिखा है वो जाहिर सी बात है करणी की घात होगा, तो हमने ये लिख दिया। चतुर्थ मूल में आप इस तरह से करणी बनाइए और यहाँ 4 लिख लीजिए, और उसकी घात कितनी हो जाएगी करणी की 4। पंचमूल में यहाँ पर आप करणी बनाइए और यहाँ 5 लिख दीजिए, और इसमें मूल आपका कितना आया, करणी की घात कितनी आई 5। षष्ठ मूल में आप इस तरह से करणी बनाइए, यहाँ 6 लिख दीजिए, और करणी की घात कितनी है 6 है। ठीक है, और यनवा मूल में आप ऐसे करणी बनाइए और यहाँ यन लिख दीजिए, और तो इसमें करणी की घात कितनी है यन। तो यह जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का चतुर्थ मूल निकालना है तो उस संख्या के आगे यह लगाना होगा। पंचखष्ट मूल निकालना है तो संख्या के आगे आप ये निकालना लगाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर हमको 64 का षष्ठ मूल ज्ञात करना है, 64 का षष्ठ मूल ज्ञात करना है तो 64 के आगे आप यह चिन्ह लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मतलब कि 6√16, इसे 64। अंग्रेजी में इसे हिंदी में इसे पढ़ेंगे पहले 64 का छठवां मूल या 64 का षष्ठ मूल, अंग्रेजी में पढ़ेंगे इसे 64 पढ़ा जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा। इसे निकालेंगे कैसे, अभी हमने समझाया था। 64 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। देखिए 6 बार ये है, और आंसर है जो यहाँ करने की घात रहेगी, कोई संख्या उतनी बार अगर इसमें गुणा कर रहा है तो समझ लीजिए वह क्या हो जाएगा बाहर। तो इस 64 का शिष्ट मूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 64 का जो षष्ठम मूल होगा वो कितना आपका आएगा 2। तो इस तरह से अभी हमने करणियों के विभिन्न रूप भी ज्ञात कर लिए। लेट्स हैव अनदर 1 मिनट ब्रेक, फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि करणी कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से करणी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए हमने लिखा है करणी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है।
एक जगह लिखा है सजातीय या समानकर्णी, और एक जगह लिखा है विजातीय या असमानकर्णी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सजातीय या समानकर्णी क्या होती है, यहां जो डेफिनेशन लिखी है इसे आप पढ़िए, फिर मैं इसे समझाता हूं कि ये क्या है। जब करणी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती है, जब करणी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती हैं, तब करणियों, ठीक है, तब करणियों को लिखना चाहिए मुझे यहां पर, तब करणियों को सजातीय या समानकर्णी कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। जब करणी की घात और करणीगत संख्या दोनों समान होती हैं, तब करणियों को सजातीय या समानकर्णी कहते हैं। देखिए, घात समान होनी चाहिए और करणीगत संख्या समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो करणी कैसी होगी, सजातीय करणी होगी। चलिए उदाहरण देखते हैं, इसे और आप इसे देखिए। यहां करणी की घात, इसमें कुछ नहीं है, अभी हमने घात के बारे में समझा था, ठीक है। यहां करणी की घात कुछ नहीं है, कितनी है, 2। अगर मतलब नहीं लिखा इसका मतलब इसमें करणी की घात कितनी है, 2। इसमें करणी की घात कितनी है, 2। आल्सो इसमें करणी की घात कितनी है, 2। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये 3 क्या है, ये 3 यहाँ थोड़ी लिखा है, 3 तो बगल लिखा है, ये 5 यहाँ थोड़ी लिखा है, बगल लिखा है। 3 और यहाँ 5 क्या है उसका मतलब मैं बताऊंगा, पहले आप घात पर चेक करें। इसमें घात 2, इसमें घात 2 और इसमें भी घात 2। अब देखिए, करणी घात तो समान हो गया सब में। अब करणीगत संख्या, करणीगत संख्या क्या होता है, सिंबल में भी मैंने समझाया था कि इस तरह से कोई चीज लिखा रहेगा तो यह करणी की घात होगी और यह करणीगत संख्या होगी। तो यहाँ अंदर जो लिखा है वही करणीगत संख्या होता है, ठीक है। तो फिर करना क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ करणीगत संख्या, इसमें कितना है, x, इसमें क्या है, x, इसमें क्या है, x। तो ये जो तीनों हैं, इनमें करणी की घात समान है, इसमें करणी की करणीगत संख्या समान है, अर्थात ये कैसी करणी है, सजातीय या समानकर्णी। देखिए, ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझ ले से, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आप इसे समझे और आप वहां पर बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। इसलिए हमने इसे बड़े अच्छे समझाया है, आप इसे समझें, ठीक है। अगर फिर भी कम समझ में, फिर से रिमाइंड कर और वहां पीछे जाकर यहीं से स्टार्ट करिए देखना, समझ में जरूर आ जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। अब आप, हाँ, यहाँ पर 3 और 5 क्या है, इसकी बात मैं कर लेता हूँ। देखिए, अगर कोई करणी, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो करणीगत संख्या हो गया, हम जानते हैं, ये करणी की घात हो गया, ये भी जानते हैं। तो ये क्या है, अगर मैं इसको देखूं, एक पूरा अलग कर दूं और इसे अलग कर दूं, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब इससे कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है। तो इसका यह क्या है, गुणांक है। तो यहाँ तो कोई गुणा नहीं कर रहा है, जहां कोई गुणा नहीं करता वहां एक गुणा करता है, इसका गुणांक 1, इसमें गुणांक 3, इसमें गुणांक 5। ये गुणांक है, यहाँ गुणांक 1, यहाँ गुणांक 3, यहाँ गुणांक 5। इन गुणांकों का भी बहुत महत्व है आगे, इसलिए आप इसे भी समझ ले, यह सब क्या है, गुणांक, ठीक है। चलिए, हमने सजातीय समानकर्णी समझ लिया, अब हम विजातीय असमानकर्णी समझेंगे। तो फिर क्या लिखा है इसमें, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। विजातीय असमानकर्णी की डेफिनेशन में क्या लिखा है, लिखा है जब करणियों की घातें अलग अलग, पहला लाइन लिखिए, करणियों की घात अलग अलग या करणीगत संख्याएं अलग अलग हों, करणीगत संख्याएं अलग अलग या घातें और करणीगत संख्याएं दोनों अलग अलग, तो उनको
कहते हैं? विजातीय असमानकरणी कहते हैं। मतलब विजातीय असमानकरणी क्या है? जब करणियों की घातें एकदम अलग अलग हों या फिर करणीगत संख्याएं अलग अलग हों, ठीक, सॉरी कहां है, करणीगत संख्याएं अलग अलग हों या फिर घात और करणीगत संख्याएं दोनों अलग अलग हों, तो उनको विजातीय का मतलब कि असमानकरणी कहते हैं। अब इसमें इन दोनों उदाहरण मतलब कि पहले उदाहरण में इन दोनों करणियों को देखिए, तो यहां पर करणीगत जो संख्या है इसमें xy है और इसमें x है, इसमें करनी की घात 3 है और इसमें भी करनी की घात 3 है। तो क्या पहले डेफिनेशन है? करणियों की घातें अलग अलग है, घात तो अलग अलग नहीं है, या करणियों की संख्याएं अलग अलग है। देखिए यहाँ संख्याएं x और यहाँ xy और यहाँ x है, संख्याएं अलग अलग हो गई, घात अलग अलग नहीं है लेकिन संख्या तो अलग अलग है, तो यह भी क्या होगा? असमानकरणी होगा। देखिए या तो घात, देखिए यहाँ तो घात समान है तो करणीगत संख्या अलग अलग हो गया, कहीं कहीं करणीगत संख्या अलग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 6 है और यहाँ भी 6 है, तो यहाँ देखिए करणीगत संख्या सेम है लेकिन यहाँ घात 2 और यहाँ घात कितना है? 3। तो या करणीगत संख्या समान रहे, सॉरी अलग अलग रहे और घात समान रहे तो भी वो आपका विजातीय असमानकरणी होता है, या फिर करणीगत संख्या समान रहे लेकिन घात अलग अलग हो तो भी करणीगत मतलब कि विजातीय असमानकरणी होता है। या फिर और लिखा है घातें और करणीगत संख्या दोनों अलग अलग, देखिए यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 7 है, तो ये तो घात अलग है। यहाँ करणीगत संख्या 5y है और यहाँ करणीगत संख्या कितना है? xyz, तो यह भी अलग अलग है। तो क्या मतलब निकल कर आया? मतलब यह निकला कि अगर करने की घात केवल अलग तो वो विजातीय असमानकरणी होगा, या अगर करणीगत संख्या अलग अलग तो वह विजातीय असमानकरणी होगा, या घात एवं करणीगत संख्या दोनों अलग अलग हो तो वह विजातीय असमानकरणी होगा। तो करणी के इस पहले पार्ट में हमने करणी की परिभाषा समझाया, विभिन्न करणियों के रूप समझाया हमने आपको, उसके बाद करणी के मुख्य 2 प्रकार भी समझा दिया। अब चूंकि अभी मैं और कुछ समझा सकता हूं बट लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले पार्ट में करणियों के नियम को समझाऊंगा, करणियों को कैसे जोड़ा जाता है यह बताऊंगा, करणियों का आपस में गुणा कैसे किया जाता है यह बताऊंगा, जोड़ और घटाना फिर गुणा, फिर उसके बाद करणियों का भाग कैसे होता है यह समझाऊंगा। उसके बाद कुछ और नियम हम लोग पढ़ेंगे, तब जाकर हम क्वेश्चन में आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे पार्ट में नियम और जो तरीके हैं वो पूरा बता दूं, ताकि तीसरे पार्ट से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। अगर संभव होगा तो दूसरे पार्ट में हम पूरा नियम बता देंगे, नहीं तो तीसरा पार्ट भी नियम या तरीकों पर आधारित होगा, फिर चौथे पार्ट से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।